हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशियल जो डाइवर्सिटी था उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। उसमें हम लोग ने 5 टाइप की इंडिया में जो रेस पाई जाती हैं और रेस और कास्ट में दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं या सिमिलरिटी क्या है, तो ये सारे पर्सपेक्टिव को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। दोस्तों, उसके बाद यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक आती है वो हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। तो आज के इस वीडियो में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया या लिंग्विस्टिक यहाँ पे जो ग्रुप है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं हमारे। तो 2012 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया था कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर अगेन यूपीएससी ने 2013 में पूछा था कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रीजन ऑफ इंडिया। जो बहुत सारे रीजन हैं इंडिया का, उसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के क्या इम्पेक्ट आता है डेवलपमेंट में, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो देखने के बाद आई होप इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होती क्या है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब है बहुत सारे लैंग्वेज का होना। ठीक है, मान लो कोई भी रीजन या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे बहुत सारे जो लैंग्वेजेस होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स की अलग लैंग्वेज होती है जो कल्चरल की आइडेंटिटी को मेंटेन करती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो इंडिया बहुत ही रिच है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी या लैंग्वेज की डाइवर्सिटी पे, जो हमारा आप बोल सकते हो कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को हेल्प करने में यानी प्रिजर्व करने में इसको बहुत ज़्यादा रोल है। और इसके अलावा हमारी ब्यूटी भी है कि हमारी जो कल्चरल हमारी जो डाइवर्सिटी है उसमें अलग अलग लैंग्वेज हैं, तो हमारी एक ब्यूटी है। जैसे आप बोल सकते हो ब्यूटी में कि आप इंडिया में आप बोल सकते हो संस्कृत के बहुत सारे लिटरेचर हैं, उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। जो हमारे पुराने ज़माने की जो थॉट थी वो हमारी कंजर्व है। इसके अलावा तमिल के पुराने जो लिटरेचर हैं वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा बंगाली के, तेलुगु के, कन्नड़ के, उड़िया के जो लिटरेचर है उनके अलग अलग लिटरेचर हैं वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही डाइवर्स आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव देखने मिलेंगे। जो इंडिया के कल्चर है अलग अलग लैंग्वेज से प्रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, तो एक ये ब्यूटी की तरह है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लेकिन इसके अलावा ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। जैसे अभी मेजर प्रॉब्लम आप इंडिया का देखोगे तो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट, कम्युनलिज्म और टेररिज्म, 3 मेजर जो प्रॉब्लम है जो नेशनल सिक्योरिटी या इंटीग्रेशन में यहाँ पे आप बोल सकते हो बाधाएं उत्पन्न करती है। और रीजनलिज्म का फीलिंग जो होता है यानी कि हमारा रीजन सर्वश्रेष्ठ है, जैसे अलग रीजन का डिमांड करना, जैसे गोरखालैंड का डिमांड करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रीजनलिज्म का जो फीलिंग होती है वो उसको यहाँ पे इंक्रीज करने में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का ज़्यादा हेल्प होता है, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है। तो दूसरे की लैंग्वेज से यदि प्रेफरेंस ज़्यादा होंगी तो उस लैंग्वेज का डिमांड ज़्यादा होने लगेगा, अलग स्टेट की ज़्यादा डिमांड होने लगेगी। तो रीजनलिज्म जो है उसको इंक्रीज करने में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दोनों ही पहलू हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से हमारी कल्चरल यूनिकनेस तो मेंटेन है, कल्चर की ब्यूटी मेंटेन है, बहुत सारे जो नॉलेज हैं अलग अलग रीजनल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से मिलती हैं, लेकिन साथ साथ हमारे नेशनल की इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों, वैसे इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो हज़ारों लैंग्वेज हैं, लेकिन इनको यदि फैमिली में डिवाइड किया जाए अलग अलग फैमिली में, तो आपको यहाँ पे 5 मेजर फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं इंडियन लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये हमारी गवर्नमेंट की डेटा है, यानी 5 मेजर लैंग्वेज में फैमिली में डिवाइड किया गया है। जो हमारी सेंसस होती है इन 5 मेजर फैमिली में कैटेगराइज करके जो लैंग्वेज की सेंसस की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। तो पहला हमारी दोस्तों इंडो आर्यन फैमिली। इंडो आर्यन फैमिली में हमारे बोल सकते हो कि जो नदर्न स्टेट हैं, जैसे आप देखोगे कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तो पंजाबी, हरियाणवी,
हिंदी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, बंगाली, आसामीज़, ठीक है, ये हमारी सब इंडो आर्यन फैमिली से हमारी बिलोंग करती है। उड़िया भी हमारी इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है। तो सारे लैंग्वेज हमारी है इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है, जो हमारे बोलते हैं संस्कृत से यहाँ पे निकली हुई हैं। फिर दोस्तों द्रविडियन फैमिली, लैंग्वेज फैमिली, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में जो सदर्न स्टेट की जो मेजर लैंग्वेज है, जैसे मान लो तेलुगु है, ठीक है, तेलुगु हमारा, जैसे इंडिया में लैंग्वेज की स्पीकिंग आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्पीकर हैं हिंदी के, फिर है बंगाली, फिर हमारी तेलुगु के। तो द्रविडियन लैंग्वेज में तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गए। इसके अलावा अदर छोटे छोटे जो लैंग्वेज हैं वो भी हमारे द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन या वहाँ पे जो बोले जाते हैं। तो हमारी द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली दूसरी हमारी लैंग्वेज फैमिली होगी। तीसरी दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक में आप देखोगे यहाँ पे तो जो हमारी जो रेस थी, ऑस्ट्रो एशियाटिक जो रेस थी हमारी, जो सेंट्रल इंडिया में या मेघालय के जो खासी वाले जो ट्राइबल थे, वो हमारी जो रेस थी उनकी जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। जैसे खासी लैंग्वेज, मुंडा लैंग्वेज, ये हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। तो सेंट्रल इंडिया में जो भी ट्राइबल लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली में आती है। फिर हमारी जो दोस्तों चौथी जो लैंग्वेज फैमिली है तिब्बतो बर्मीज फैमिली, जो हमारी जनरली नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनकी जो लैंग्वेज फैमिली है तिब्बतो बर्मन, वो आती है। जैसे मणिपुरी हो गया, बोडो हो गया, बोतिया हो गया, ये सारी जो लैंग्वेज है तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों यहाँ पे पांचवी जो है सीमेंटो हेमिटिक या अफ्रो एशियाटिक भी बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं इंडिया में जो अरेबिक लैंग्वेज है, ठीक है, वो हमारी सीमेंटो हेमिटिक फैमिली से बिलोंग करती है। तो हमारी 5 कैटेगरी लैंग्वेज की हो गई जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है इस लैंग्वेज फैमिली को। दोस्तों ये तो हमारी मेजर लैंग्वेज फैमिली है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या किया गया है लैंग्वेज के बारे में इंडिया में। तो दोस्तों इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे आर्टिकल 343 है, जो यहाँ पे बोला जाता है कि इंडिया के पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो ऑफिस के कामकाज के लिए यहाँ पे यूज होते हैं। लेकिन इंडिया को कोई एक सिंगल बोल सकते हो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और ये अच्छी बात है कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया का, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जो लैंग्वेजेज हैं सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। इसलिए इंडिया में नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया में दोस्तों यहाँ पे 22 लैंग्वेजेज हैं जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज बोले जाते हैं, जो 8th शेड्यूल में यहाँ पे हैं, जो स्टेट के कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होते हैं। तो 22 हमारी लैंग्वेज है शेड्यूल लैंग्वेज। इसके अलावा कुछ क्लासिकल लैंग्वेज है जो बहुत ही पुरानी है, उसकी जो हिस्ट्री है 1500 से 2500 या इससे भी पुरानी जो हिस्ट्री है, और इसमें आप दोस्तों लिटरेचर, रिच लिटरेचर है, उसको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें हमारा संस्कृत, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, ये हमारे क्लासिकल लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। दोस्तों इसके अलावा आप देखोगे लैंग्वेज सेंसस की डेटा के हिसाब से बात करोगे तो 1961 में जो सेंसस हुए थे उसमें रिकॉग्नाइज किया गया था 1652 मेजर लैंग्वेज इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो यहाँ पे बोल सकते हो 1652 हमारी मेजर लैंग्वेज 1961 के सेंसस में रिकॉग्नाइज किया गया था। लेकिन 2011 के सेंसस में इसको आप बोल सकते हो कि इतने सारे लैंग्वेज को यहाँ रिकॉग्नाइज किया गया। अभी हमारे 2011 के सेंसस में, लेटेस्ट सेंसस में 121 मेजर लैंग्वेज हैं जो एटलीस्ट 10,000 से ज़्यादा स्पीकर है उसके। तो आप बोल सकते हो 1961 में जो सेंसस थी उसमें सारे यानी कि मान लो 100 स्पीकर भी है, उसको भी एक मेजर लैंग्वेज में कंसिडर किया गया था। लेकिन 2011 के सेंसस में 10,000 से ज़्यादा जो स्पीकर है उसी को सिर्फ कंसिडर किया गया, वो हमारी 121 लैंग्वेज में कैटेगराइज हो गए। उसमें भी दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा जो स्पीकर हैं हमारी 14 लैंग्वेज हैं जिसकी 1 करोड़ से ज़्यादा स्पीकर हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इतनी हमारी मेजर लैंग्वेज हैं। और अभी की बात करोगे तो प्रिंट मीडिया में 87 लैंग्वेज यूज होते हैं, 71 लैंग्वेज यूज होते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, 15 लैंग्वेज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं जनरली, और 47 लैंग्वेज यहाँ पे
जो स्कूल में जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन के लिए उसका यूज होता है। तो इतनी हमारी रिच डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के बारे में इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। आप इस डेटा को आप देख सकते हो। इस डेटा को यदि मेमोराइज आप कर लोगे, कहीं भी पुट करोगे अपने आंसर में आप लिखोगे तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा इनरिच हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे हमारी, तो अभी देख लिए डेटा के अकॉर्डिंग कि हमारी बहुत ही ज़्यादा रिच लैंग्वेजेज हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कैसी है। दोस्तों अभी इंडिया की सबसे ज़्यादा जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे एरिया बहुत ही कम है लेकिन लैंग्वेजेज बहुत ही ज़्यादा हैं। आप देखोगे वहाँ पे ट्राइबल लोग, बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है। हर ट्राइबल पॉपुलेशन की अपना अलग ही लैंग्वेज है, अपना अलग ही कल्चर है। ऐसा नहीं है कि मान लो मणिपुर में है, मणिपुर में एक ही ट्राइबल है, नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल हैं। अलग अलग जो ट्राइबल है उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी है। तो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप देखोगे तो 200 से ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेजेज वहाँ पे अभी यूज होते हैं और मेजर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन 200 लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 3 मेजर हमारे लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 200 लैंग्वेजेज जैसे तिब्बतो बर्मीज, तो मेजॉरिटी ऑफ बहुत सारे जो लैंग्वेज हैं नॉर्थ ईस्टर्न का, जैसे यहाँ पे हम लोग देखी थी बोडो इंडो आर्यन में नहीं आएगा, तिब्बतो बर्मन में आएगा। बोडो हो गया, मणिपुरी हो गया, ये हमारी तिब्बतो बर्मीज में आते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज है। उसके लिए सेकेंड जो लैंग्वेज फैमिली है इंडो आर्यन, तो इंडो आर्यन भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोले जाते हैं। जैसे असम में असामीज हो गया, बंगाली हो गया, ये हमारे इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाटिक भी लैंग्वेज बोली जाती है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। जैसे खासी जो लैंग्वेज है, मेघालय की जो खासी जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो लैंग्वेज है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज से बिलोंग करती है। इसलिए आप बोल सकते हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि मेघालय हमारे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट क्यों है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, तो यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव और ऐड कर सकते हो कि वहाँ की जो खासी लैंग्वेज है वो हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। और ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेजेज है वो हमारी पेनिनसुलर इंडिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके द्वारा बोली जाने वाली है। तो ये भी एक सिमिलरिटी प्ले करती है, इसलिए आप बोल सकते हो मेघालय हमारा पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट था, ठीक है। तो फिजियोग्राफी के अलावा यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो भी हमारे मेघालय की मिलती जुलती है पेनिनसुलर इंडिया का। तो अकेला सिंगल लैंग्वेज है खासी लैंग्वेज जो हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करता है, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। दोस्तों सदर्न इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करें तो जनरली हमारे द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन द्रविडियन में भी बहुत सारे लैंग्वेज है। तो जैसा कि हम लोग देखे कि तेलुगु सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है द्रविडियन फैमिली से, जो हमारी थर्ड लार्जेस्ट बोल सकते हो इंडिया की लैंग्वेज है। इसके अलावा तमिल, वहाँ पे मलयालम और कन्नड़, इसके अलावा बहुत सारे छोटी छोटी जो लैंग्वेज हैं द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो दोस्तों अभी बात करें तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो एजुकेशन के क्षेत्र में आप बोल सकते हो 3 लैंग्वेज फार्मूला को प्रमोट किया हुआ है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला में यहाँ पे जो स्टूडेंट है एटलीस्ट 3 लैंग्वेज को स्टडी करनी पड़ेगी। फर्स्ट लैंग्वेज जो होगा हमारी मदर टंग में होगा, रीजनल जो लैंग्वेज है। यदि मान लो आप बंगाल से बिलोंग करते हो तो बंगाली आपकी वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी। फिर सेकेंड लैंग्वेज में आप नॉन हिंदी स्पीकर हो तो वहाँ पे क्या है कि बंगाली के अलावा जैसे हिंदी या इंग्लिश को आप चूज कर सकते हो सेकेंड लैंग्वेज में, या इसके अलावा अदर मदर टंग भी यूज कर सकते हो जो मॉडर्न अभी हमारी मॉडर्न जो लैंग्वेज है उसको भी यूज कर सकते हो। तो मान लो आप बंगाली से, तो बंगाली हमारी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी। सेकेंड लैंग्वेज को आपने हिंदी चूज कर लिया तो थर्ड लैंग्वेज को आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कि आप यदि हिंदी स्पीकर वाली स्टेट हो तो आप हिंदी तो चूज करोगे ही, इसके अलावा सेकेंड लैंग्वेज को आप इंग्लिश चूज करोगे और थर्ड लैंग्वेज को आपको कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज मान लो तमिल आपको चूज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से 3 लैंग्वेज फार्मूला को यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पे, या एक दूसरे को कल्चरल को जानने समझने के लिए यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो फ्रिक्शन पैदा करती है। फ्रिक्शन तो है, लेकिन हमारे जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट क्रिएट किए हैं वो भी हमारे इंडियन सोसाइटी को स्ट्रेंथन करती है, हमारी मजबूत करती है।
जैसे आप देखोगे, हिस्ट्री देखोगे तो 1920 में जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी वो हमारी सेपरेट लैंग्वेज को यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी, यानी लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करने को सपोर्ट करती थी 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन आप देखोगे 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट स्टेट को क्रिएट करना मना कर दिया, क्योंकि उस समय पार्टीशन हो गए थे और कांग्रेस को लग रहा था कि यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे यदि हम स्टेट को क्रिएट करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे कि जो स्टेट है वो अलग ही कंट्री की डिमांड करने लगे। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे फियर थी कि सेपरेट पार्टीशन हो जाएगा। तो 1947 में गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया कि स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का क्रिएशन नहीं होगा। लेकिन आप देखोगे 1953 में जो हमारे पोटी सिरोमोमुला थे, जो हमारी बोल सकते हो कि गांधीयन फिलॉसफी को मानने वाले थे, फार्मर गांधीयन फिलॉसफी थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्टिंग किया। फास्टिंग यानी इनको डेथ भी हो गया, 7 वीक का फास्टिंग किया हुआ था। तो 7 हफ्ते के फास्टिंग करने के बाद इनको डेथ हो गई थी। ये डिमांड कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश के लिए लैंग्वेज के बेसिस पे जो तेलुगु स्पीकिंग जो लैंग्वेज थी उससे यहाँ पे आंध्र प्रदेश क्रिएट करने को डिमांड कर रहे थे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं लैंग्वेज बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा था। मलयालम लैंग्वेज के लिए केरला जो लैंग्वेज अभी स्टेट है उसकी डिमांड अलग हो रही थी, और यहाँ पे तेलुगु की स्पीकिंग के लिए आंध्र प्रदेश डिमांड हो रही थी, गुजराती के लिए गुजरात हो रहा था, मराठी हो रहा था। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज बेसिस पे डिमांड हो रहा था। तो आप बोल सकते हो कि इनिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिफ्यूज़ किया था, लेकिन बाद में जैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गए, जैसे पोटी सिरेमुला का डेथ हो गया यहाँ 1953 में अक्टूबर में, इसके बाद गवर्नमेंट ने आंध्रा जो प्रदेश फर्स्ट यहाँ पे स्टेट किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश को। उसके बाद आप देखोगे 1956 में स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप हुआ और उन्होंने हरी झंडी दे दी कि स्टेट के बेसिस पे आप लैंग्वेज के बेसिस पे आप यहाँ पे स्टेट को क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी जो लिंग्विस्टिक स्टेट है वो हमारी अभी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंडियन को सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प की है। कैसे, इसको आप एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हो कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान ने क्या किया, उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, बंगाली को, पंजाबी को वहाँ पे ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। यहाँ तक होता था कि वहाँ के जो कंट्री की असेंबली थी, पार्लियामेंट था, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि उर्दू के अलावा जो बंगाली बोलते थे उसको वहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती थी। इसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो गए और अभी आप बोल सकते हो कि हमारा बांग्लादेश है वो अलग हो गया पाकिस्तान से। ठीक है, वैसे ही श्रीलंका में भी दोस्तों जो तमिल लैंग्वेज थी उसको वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसको वहाँ पे प्रीफर किया जाता था। इसकी वजह से सिविल वार भी हुए श्रीलंका में। तो आप बोल सकते हो पड़ोसी देश में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हुआ। तो इंडिया में आप बोल सकते हो इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकता था यदि लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनाए जाते तो इंडिया जो अभी इतनी मजबूत है, इंडियन सोसाइटी इतनी मजबूत है, वन इंडिया है, तो बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज हो सकते थे यदि लिंग्विस्टिक स्टेट हमारे नहीं बने होते। तो लिंग्विस्टिक जो स्टेट बने हैं हमारे इंडियन सोसाइटी को स्ट्रेंथन प्रदान किए हैं। इसको भी एक पर्सपेक्टिव में आप यहाँ पे एग्जांपल देके इसको आप यदि पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पे लास्ट जो हमारी टॉपिक आती है इसमें कि हमें लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है या क्यों प्रिजर्व करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि लैंग्वेज जो हमारे दोस्तों कल्चरल को हमारी प्रिजर्व करके रखती है, कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखती है, क्योंकि कल्चर का मेजर एलिमेंट है लैंग्वेज। जैसे मान लो आपको एंशिएंट इंडिया की जो जानकारी आपको चाहिए तो आपको संस्कृत के जो लिटरेचर हैं उससे आपको देखने को मिलेगी। यदि मान लो संस्कृत की नॉलेज ही खत्म हो जाए तो हमारी जो एंशिएंट इंडिया की नॉलेज है वो हमें खत्म हो जाएगी। तो हमारी जो एंशिएंट इंडिया के कल्चर है या ऐसे ही जो हमारी कल्चर जो आइडेंटिटी है, लैंग्वेज को ख़त्म होने से हमारी कल्चर भी ख़त्म हो जाती है। प्रीवियस जो नॉलेज है वो भी हमारी उसके साथ चली जाती है लैंग्वेज के साथ साथ। इसका दोस्तों कल्चरल लैंग्वेज जो डाइवर्सिटी हमारी कल्चरल रिचनेस को भी हमारी बताती है। और इसके अलावा हम देखोगे तो हमारी जो नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज है वो हमारी इनोवेशन क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज जो होती है ट्रेडिशनल नॉलेज को बताती है। यदि मान लो आपको झारखंड के किसी भी ट्राइबल पॉपुलेशन की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको जानना चाहते हो, यदि आप उससे इंग्लिश में बात करोगे या हिंदी में बात करोगे तो वो कुछ नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो वहाँ की उसकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसी लैंग्वेज में वो अपना एक्सप्लेन कर सकता है। तो देखो
जितनी अच्छी मदर टंग में आप अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हो, उतनी आप ट्रांसलेटेड जो लैंग्वेज है उसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। लैंग्वेज से हमारी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व होती है, पुराने नॉलेज वो भी हमारे प्रिजर्व होते हैं, और वहाँ की जो लोकल नॉलेज हैं, इनोवेशन भी हमारे इंक्रीज होती है। इसके अलावा हमारी कल्चरल रिचनेस या यूनिक जो हमारी लैंडस्केप है उसमें भी हमारे ब्यूटी को यहाँ पे इंक्रीज करती है। इसलिए लैंग्वेज को प्रिजर्व करना हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किए, और इसके अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है, व्यूज़ है, पहलू हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।